वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे लाइव टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एग्रीकल्चर का लाइव टेस्ट सीरीज़। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टेस्ट था वो एग्रोनॉमी का हो चुका है, सेकेंड टेस्ट है वो हॉर्टिकल्चर का हो चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट लगेगा ये लगेगा एनिमल हस्बेंड्री का। आज हम तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन से वैसे याद रखिएगा फर्टिलाइजर से है। फर्टिलाइजर आपके सोइल के चैप्टर में भी आता है और एग्रोनॉमी के चैप्टर में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉमन सा ये टेस्ट रखा गया है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो कुछ यहाँ पर याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। इसलिए वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख ले और इसके साथ साथ आप शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर लाइव टेस्ट का आनंद ले पाए। तो जल्दी से 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से लिंक को शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जल्दी से लाइव बुला लीजिए। आप चाहो तो टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो, आप चाहो तो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, आप चाहो तो खुद के स्टेटस पे आप लगा सकते हो कि जल्द ही टेस्ट लगने वाला है, प्रेजेंट हो जाइए। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हो जाए। अब आपको एक स्पेशल टाइम आपको बता रखा है। सुबह की क्लास है ये 10:15 पर लगती है, शाम की क्लास है ये आपकी 9 बजे लगती है। तो बस आपको बिना कुछ सोचे समझे बस टाइम होते ही तुरंत आ जाना है, बल्कि आपको 2-3 मिनट पहले ही आ जाना है। ठीक है, तो कोशिश यही करिएगा, या फिर आप अलार्म सेट कर सकते हो कि इस वजह से क्लास स्टार्ट हो गई तो हमें इस टाइम के प्रेजेंट हो जाना है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी आ गए होंगे, आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास की घंटी को ज़रूर दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने घंटी नहीं दबाई मतलब नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो घंटी ज़रूर दबा देना ताकि आपकी बेल बजती रहे, मतलब नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बात करने वाले हैं कैन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पूछा गया है, कैन में। अब कैन क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या होता है कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो जल्दी से बताएंगे कि कैन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। 16%, 26%, 36% या फिर 46%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। 16%, 26%, 36% या फिर 46%। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं कैन, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है। तो इसमें नाइट्रोजन होती है लगभग, याद रखिए 26%। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर आपको पूछा था कैन, कैन को मुख्यतः याद रखिए, एक तो इसके 2 या 3 उपनाम है। एक तो याद रखिएगा ये क्या होता है, उदासीन उर्वरक होता है। किस प्रकार का होता है ये, याद रखिएगा उदासीन उर्वरक होता है। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट आपसे पूछा जाता है, इसको याद रखें किसान खाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, किसान खाद भी बोला जाता है। याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है कैन, तो कैन की फुल फॉर्म तो आपको सभी को पता है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना होता है, 26% होता है। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जो कि उदासीन है, तो याद रखिएगा वो कौन सा होता है, कैन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से सूक्ष्म तत्व कौन सा नहीं है। आपको क्या बताना है, याद रखिएगा कि पहले हम ऑप्शन देखेंगे और आपको बताना है यहाँ पर सूक्ष्म तत्व कौन सा नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, जिंक, बोरोन, मैंगनीज या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से सूक्ष्म तत्व कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा कि सूक्ष्म तत्व कौन सा नहीं है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा जो तीनों ऑप्शन है ये सभी सूक्ष्म तत्व है। क्या है, ये तीनों क्या है, सभी सूक्ष्म तत्व है। अब ये सूक्ष्म तत्व होते क्या हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिटेल में बता देता हूँ कि सबसे पहले याद रखिए, एक होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट मतलब प्राथमिक पोषक तत्व, एक होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, और एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, तो प्राइमरी में तो आते हैं मुख्यतः, याद रखिए एन, पी और के, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगर हम बात करते हैं द्वितीय, तो द्वितीय में होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म, तो इनके अलावा जितने भी है, CHO को अलग रखिएगा, CHO याद रखिएगा हवा और पानी से प्राप्त होते हैं।
अगर आपको पूछाता है कि संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं पौधे के, तो वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि क्या होता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होते हैं पौधों को। और बाकी जितने भी होते हैं जैसे कि NPK हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हुआ, इसे हम देते हैं। ठीक है, पौधों को हम देते हैं। और ये है जो कि वो सेल्फ ले लेता है, मतलब खुद से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सूक्ष्म तत्व और प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर क्या है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही याद रखिएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं, और अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म तो ये आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत। अभी हमने जाना कि मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं, इनकी जो पौधों का आवश्यकता होती है 1 ppm से अधिक की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व की, तो इनको याद रखिए 1 ppm से कम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और टोटल कितने की पोषक तत्व की आवश्यकता होती है पौधों को? 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और अगर आपको पूछा था 17वां पोषक तत्व कौन सा होता है, तो वो होता है, याद रखिए, जिंक होता है, सॉरी निकिल होता है। कौन सा होता है? निकिल होता है। ठीक है, याद रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कमेंट एक बंदे का आ रहा था कल कि सर जी ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाओ। तो यहाँ पर सुन लेना, अगर वो क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट तो अच्छी बात है। ठीक है, आपने बोला जो भी आपको लगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं वो यही सोचते हैं कि सर जी 10 मिनट क्वेश्चन को समझाने में आप 20 मिनट ले लेते हो, मतलब 10 क्वेश्चन को समझाने में आप 20 मिनट ले लेते हो। ये गलत बात है। जिनको ये लगता है तो उनको मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा कि चलिए मान लीजिए मैं अगर आपकी बात मानता हूँ तो मैं 10 क्वेश्चन को 5 मिनट में भी नहीं कराऊँगा, मतलब 2 मिनट में आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, 5 मिनट में नहीं लूँगा मैं 10 क्वेश्चन में। लेकिन उससे आपको क्या समझ आ जाएगा? क्वेश्चन तो आपको वैसे भी ऑब्जेक्टिव बुक के मिल जाएंगे, फिर क्या मतलब है? अगर क्लास का ही कोई मतलब नहीं है तो क्वेश्चन से ही आपको मतलब है, तो फिर बुक मंगा लीजिए डायरेक्ट, क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है ना फिर तो आपको, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट वहाँ पर मिल रहे हैं। फिर क्लास में अंतर और बुकों में क्या अंतर हुआ? ठीक है, तो थोड़ा सा सोचा करो। यहाँ पर कोई क्लास लग रही है ना, तो उसका मतलब यही है आपको वो क्वेश्चन याद हो जाए। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन याद हो रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन हम पहले सोल्व करेंगे या फिर केवल आपको एक क्वेश्चन हम बता के छोड़ देंगे? क्लास लेने का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो याद रखिए, ऐसे जितने भी सोच है, आप ये जो सोचते हो ये गलत है। क्लास लेने का मतलब है उससे रिलेटेड जितने भी क्यूरीज है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे को हम सोल्व करेंगे, ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 या 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिल जाए। मतलब यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन तो सोल्व कर रहे हैं, वो तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो इनडायरेक्टली हम सोल्व कर रहे हैं जो क्वेश्चंस, उनको भी तो आप फिर काउंट करिए। अगर 10 क्वेश्चन है मान लीजिए, तो 10 के साथ साथ आपको 30 तो एक्स्ट्रा बता ही जाते हैं। 30 नहीं तो 20 तो मान सकते हो। मतलब अगर मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन के साथ साथ अगर 20 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तब भी काफ़ी होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको याद होते हैं, तो यही होता है क्लास का टारगेट, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस याद करवा पाए, न कि केवल बस क्वेश्चन करवा दिए हो गया टाइम पास। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए। बहुत सारी ऑनलाइन मतलब ऑब्जेक्टिव बुक है, उनको आप मंगा लीजिए। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं तो क्या दिक्कत है? क्लास की ज़रूरत ही नहीं है फिर आपको। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्लास क्यों ज़रूरी है और क्वेश्चन को समझाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कंबाइन मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब किसके लिए किया जाता है? जो कंबाइनर जो मशीन होती है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉमन सा क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए कि जो कंबाइन मशीन है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बुआई के लिए, कटाई के लिए, कटाई व मंडाई के लिए, या फिर मंडाई के लिए? क्या लगता है आपको कि जो कंबाइनर जो मशीन होती है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कंबाइनर जो मशीन होती है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है या फिर किसके लिए किया जाता है? फसल की बुआई करने के लिए, फसल की कटाई करने के लिए, फसल की कटाई व मंडाई करने के लिए, या फिर फसल की मंडाई करने के लिए? तो यहाँ पर याद रखिए, कंबाइनर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। कंबाइन, कंबाइन मतलब एक दूसरे को जोड़ना। मतलब याद रखिए, ये एक के साथ एक काम तो फ्री करती है। ठीक है, मतलब ये 2 काम करने के लिए यूज़ होती है। कंबाइन मतलब जोड़ना। ठीक है, जोड़ने से आप याद रखिएगा एक के साथ एक फ्री, मतलब एक के साथ ये दूसरा काम भी करती है। और वो दूसरा काम क्या होता है? मतलब ये कटाई करने के साथ साथ मंडाई करने का भी कार्य करती है। ठीक है, आसानी से याद रख सकते हो। कंबाइन मतलब
जोड़ना, मतलब एक के साथ एक काम। तो इसके द्वारा दो काम किए जाते हैं, एक कटाई भी करती है, उसके साथ साथ ये याद रखिए मंडाई करने का भी कार्य करती है। कौन सी मशीन? कंबाइनर मशीन। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। वैसे याद रखिए जो कंबाइनर मशीन है इसका प्रयोग बड़े फार्मों पर किया जाता है, मतलब छोटे खेतों में तो क्या करोगे, वहाँ तो वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े क्षेत्र है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर या फिर जिनकी ज़्यादा भूमि है, तो वहाँ पर कंबाइनर मशीन का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है वो कटाई और मंडाई दोनों एक साथ ही हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण खाद है। क्या पूछा गया है? पूर्ण खाद कौन सी है? पहले ऑप्शन देख लीजिए कि कंपोस्ट, हरी खाद, यूरिया, FIM। आपको क्या लगता है, जल्दी से बताइए कि पूर्ण खाद कौन सी है? कंपोस्ट, हरी खाद, यूरिया, FIM। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं पूर्ण खाद, तो याद रखिए पूर्ण खाद गोबर की खाद को माना गया है। तो अब यहाँ पर गोबर की खाद तो ऑप्शन में ही नहीं है, आप ये भी तो मान सकते हो ना। तो याद रखिए जो फार्म यार्ड मटेरियल है, FIM को हम बोलते हैं फार्म यार्ड मटेरियल। क्या बोलते हैं? फार्म यार्ड मटेरियल। अब फार्म यार्ड मटेरियल याद रखिएगा गोबर की खाद होता है, FIM को ही हम गोबर की खाद कहते हैं। और गोबर की खाद याद रखिए एक पूर्ण खाद होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। दोबारा से देख लीजिए कि पूर्ण खाद गोबर की खाद को बोला जाता है, और गोबर की खाद को हम फार्म यार्ड मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन क्लियर होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, तो यार वीडियो को लाइक करते चलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर आ पाए। इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर लाइव टेस्ट का आनंद ले पाए। और वीडियो को लाइक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको क्लासेस पसंद भी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, तो लाइक करते ही चला करो अगर आपको क्लास पसंद आती है। अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर डिसलाइक का भी ऑप्शन है, तो उसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पसंद आ रही है ना पसंद आ रही है। ठीक है, तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। एक कमेंट सेक्शन में आपको लास्ट में यही ज़रूर बताना है जब भी आपका टेस्ट लगेगा कि आपके 10 में से कितने राइट आंसर हुए। वैसे यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस की संख्या है ये 20 कर दी जाएगी कुछ टाइम बाद। आप बस यहाँ पर स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए, ताकि आपके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाए। अगर आपकी स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी तो उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर एक क्लास से मिल सके। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर लाइव टेस्ट का आनंद ले पाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि DAP में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। DAP में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए आपको एग्जाम में पूछा गया है। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि DAP में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 18%, 26%, 38% या फिर 46%। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से पहचानिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए कि DAP में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 18%, 26%, 38% या फिर 46%। तो यहाँ पर याद रखिए नाइट्रोजन की मात्रा आपको पूछी गई है। वैसे यहाँ पर याद रखिए DAP क्या होता है? एक संयुक्त उर्वरक होता है। क्या होता है? ये संयुक्त उर्वरक होता है। तो यहाँ पर संयुक्त उर्वरक का मतलब ये होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब 2 की अगर बात करेंगे कौन कौन सा पाया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है और इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है और साथ साथ में क्या पाया जाता है? याद रखिए फास्फोरस भी पाया जाता है। अब नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँगा तो नाइट्रोजन याद रखिए इसमें 18, और फास्फोरस की अगर मैं बात करूँगा तो फास्फोरस याद रखिए 46% पाया जाता है। नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस इसमें 46% पाया जाता है। ठीक है, एक में आपने देखा होगा, याद रखिएगा इसकी मुख्यतः 2 ग्रेड होती है। ठीक है, ज़्यादा नॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो इसकी मुख्यतः 2 ग्रेड होती है। एक होती है 1846, दूसरी होती है याद रखिए 1648। इसकी 2 ग्रेडें होती है, एक होती है 1618 मतलब 1846 और दूसरी ग्रेड होती है 1648। अब यहाँ पर 16 क्या है? नाइट्रोजन, और 48 क्या है? फास्फोरस। तो याद रखिए अगर आपको 18% ऑप्शन में दे रखा है तो बिल्कुल इसमें 18% पाया जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 16 देखने को मिल जाता तो भी आपका राइट आंसर क्या हो जाता? 16% नाइट्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा
जो डीएपी होता है ये मुख्यतः दो फॉर्म में होता है, दो रूपों में पाया जाता है। एक रूप में क्या होता है, नाइट्रोजन 18 और फास्फोरस 46% पाया जाता है, जबकि दूसरी फॉर्म में क्या होता है, नाइट्रोजन 16% और फास्फोरस 48% पाया जाता है। और डीएपी क्या होता है, एक संयुक्त उर्वरक होता है। ठीक है, दोनों तीनों पॉइंट यहाँ पर आपके क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसका याद रखिए कौन सा राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि हरी खाद का उदाहरण कौन सा है। तो जल्दी से बताएंगे हरी खाद का उदाहरण, अलसी कुसुम, सनी ढिंचा, रिंज का बरसीम या फिर ज्वार। जल्दी से बताएंगे कि ग्रीन मैन्यूर कौन सी है, ग्रीन मैन्यूर कौन सी है, अलसी कुसुम, सनी ढिंचा, रिंज का बरसीम या फिर ज्वार। क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल जल्दी से बताइए। हरी खाद का उदाहरण, अलसी कुसुम, सनी ढिंचा, रेंज का बरसीम या फिर ज्वार। तो यहाँ पर याद रखिए अगर मैं बात करता हूँ ग्रीन मैन्यूर, हरी खाद, तो हरी खाद जिसका प्रयोग मुख्यतः याद रखिएगा कि जब वो फ्लोरिंग स्टेज पर आती है या फिर प्री फ्लोरिंग, जब फ्लावर आने ही वाले होते हैं तब क्या करते हैं, उसे हम मिट्टी में पलट देते हैं। क्यों, क्योंकि उसका खाद का उद्देश्य ही हमारा क्या है, उसके बोने का हरी खाद के लिए, हरी खाद के लिए। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, मिट्टी पलटने वाले जो हल होता है उससे हम खोद के उसे मिट्टी में पलट देते हैं, मतलब मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि उससे क्या हो, जो मृदा की उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाए। ठीक है, जो सोइल फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, इसलिए याद रखिए हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ हरी खाद का उदाहरण ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा राइट आंसर है, बी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए हरी खाद का उद्देश्य क्या होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। इसलिए इसे क्या करते हैं, जो हरी खाद होती है जैसे कि सनई हुआ, ढैंचा हुआ, तो इनको क्या कहते हैं, प्री फ्लोरिंग या फ्लोरिंग स्टेज पर हम क्या करते हैं, मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया क्लोरोफिल का मुख्य अवयव कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार बता भी चुके हैं और आगे भी याद रखिए ये क्वेश्चन लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ये बार बार पूछा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि क्लोरोफिल का मुख्य अवयव कौन सा होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या फिर फास्फोरस। क्या लगता है आपको कि क्लोरोफिल का मुख्य अवयव कौन सा होता है। क्लोरोफिल जानते होंगे हरित लवक को, तो जल्दी से बताएंगे हरित लवक का जो प्रमुख अवयव होता है वो कौन सा होता है। तो याद रखिए आपको ये तो पता चल ही चुका है कि इसे हम बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक, जैसे कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो याद रखिए जो हरित लवक होता है इसका जो मुख्य अवयव होता है वो होता है मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ओके, कौन सा है राइट आंसर, मैग्नीशियम। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम याद रखिएगा कि जो कोशिका भित्ति होती है, याद रखिएगा कि जो कोशिका भित्ति होती है उसके बनाने में सहायक होती है। कोशिका भित्ति को बनाने में सहायक कौन सा तत्व होता है, कैल्शियम होता है। कौन सा होता है, कैल्शियम व फास्फोरस होता है। कैल्शियम व फास्फोरस कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। वैसे अगर बात करूँ मैं स्पेशली जो फास्फोरस को जो करेक्टर होता है ये होता है, याद रखिएगा क्या, जड़ों की वृद्धि, जड़ों की वृद्धि कराने के लिए फास्फोरस का मुख्य उद्देश्य होता है, ये होता है जड़ों की वृद्धि कराने के लिए। और नाइट्रोजन का अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन कौन होता है, याद रखिए वानस्पतिक वृद्धि कराने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ पोटेशियम, तो पोटेशियम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए। ये इनके मुख्य पर्पज होते हैं, मुख्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन और होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बंड फार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बंड फार्मर का जो प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, नालियाँ बनाने के लिए, मेड बनाने के लिए, भूमि समतल करने के लिए या फिर जुताई करने के लिए। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता दोगे। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि बंड फार्मर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किन के लिए किया जाता है, क्या कार्य है इसका। तो यहाँ पर याद रखिए अगर मैं बात करता हूँ बंड फार्मर, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है मेड बनाने के लिए। क्या, मेड बनाने के लिए।
ठीक है। ये उन फसलों के लिए आवश्यक होती है जिनकी जो बुआई की जाती है, जो सोविंग की जाती है, मेड़ों पर की जाती है। मेड़ तो आप जानते होंगे कि जो एक क्या होती है, टीलेनुमा संरचना होती है, उसी को हम बोलते हैं मेड़। खेतों में आपने देखा होगा जो क्यारी हम बनाते हैं मान लीजिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हल्की सी क्यारी के बीच में क्या करते हैं, एक कतार सी होती है, उसी को हम बोलते हैं मेड़। ठीक है। तो मेड़ की क्रिया में मेड़ ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि उसका पर्पज़ ही क्या होता है, मेड़। ठीक है। तो उन पर अगर आपको फसल का सोविंग करनी है तो हम मेड़ पर तो फसल की सोविंग कर देते हैं, इसके साथ साथ जो नाली बनती है, मेड़ बनाने के साथ साथ एक नाली बनती है, उसका भी यहाँ पर प्रयोग आसानी से कर लिया जाता है। ठीक है। वो चाहे जल देने के लिए हो या फिर जल निकास के लिए। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि पौधे के वानस्पतिक वृद्धि हेतु प्रमुख तत्व कौन सा है। अगर आपने जस्ट अभी अगर ध्यान से सुना होगा क्लास को तो बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर पता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि पौधे के वानस्पतिक वृद्धि हेतु प्रमुख तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर मोलिब्डेनम। क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अभी आपको बताया था कि जो वानस्पतिक वृद्धि करते हैं इसके लिए आवश्यक होता है नाइट्रोजन। कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। अगर मैं बात करता हूँ फास्फोरस, तो फास्फोरस का प्रयोग होता है, याद रखिए, जड़ों की वृद्धि के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जड़ों की वृद्धि। अगर मैं बात करता हूँ पोटेशियम, तो पोटेशियम का होता है, अभी आपको बताया था, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम का आपने नाम सुना ही होगा, याद रखिए, व्हीपटेल रोग। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूल गोभी का जो व्हीपटेल होता है वो किसके कारण होता है, मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि संयुक्त उर्वरक कौन सा है। और ये भी क्वेश्चन आपको जस्ट अभी बताया था, अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल आप इसका राइट आंसर दे दोगे आसानी से। तो जल्दी से बताएंगे संयुक्त उर्वरक कौन सा है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटेशियम या फिर डाई अमोनियम फास्फेट। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि संयुक्त उर्वरक होते क्या हैं। तो संयुक्त उर्वरक का मतलब होता है, याद रखिए, वे उर्वरक जिनमें दो या दो से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें दो या दो से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसी को बोला जाता है संयुक्त उर्वरक। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। लिख देता हूँ, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। अब बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। आपको समझ आ गया है कि संयुक्त उर्वरक होता क्या है, जिनमें दो या दो से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब ऐसा कौन सा यहाँ पर तत्व है जिसमें दो या दो से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटेशियम या फिर डीएपी। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर मैं बात करता हूँ संयुक्त उर्वरक, तो जस्ट अभी आपको क्लास में ही बताया था, इसी क्लास में बताया था, जो डीएपी होता है एक संयुक्त उर्वरक होता है। अब कैसे, इसको भी हम जान लेते हैं। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया था कि इसमें नाइट्रोजन तो कितना होता है और इसमें फास्फोरस भी कितना होता है। तो नाइट्रोजन इसमें होता है 18% और इसमें फास्फोरस होता है 46%। स्पष्ट हो गया ना कि इसमें दो या दो से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई फर्टिलाइज़र है जिसमें दो या दो से अधिक फर्टिलाइज़र या फिर पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं, याद रखिए, संयुक्त उर्वरक। इसके साथ साथ याद रखिएगा, एक डेफिनेशन और आपको पूछी जाती है, इसका भी ध्यान रखिएगा कि संयुक्त उर्वरक के बारे में हमने जान लिया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के बारे में हमने जान लिया कि जिसमें दो या दो से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं संयुक्त उर्वरक। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट सुन के जाना कि मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं। मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं, तो याद रखिए, मिश्रित उर्वरक की अगर मैं बात करूँगा तो मिश्रित उर्वरक का मतलब होता है दो फर्टिलाइज़र को आपस में मिलाना, दो उर्वरकों को आपस में मिलाना। मिश्रित से याद रखा, मिश्रण मतलब मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। मिक्स्ड फर्टिलाइज़र का मतलब होता है कि कोई दो फर्टिलाइज़र है जिन्हें आपस में मिक्स किया गया है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिश्रित का मतलब होता है मिश्रित करना। मिश्रित मतलब मिक्स्ड करना। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हम मिक्स करेंगे तो उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, दो फर्टिलाइज़र को आपस में मिलाया गया है। जबकि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र में क्या होता है, संयुक्त उर्वरक में क्या होता है, उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसमें याद रखिएगा, फर्टिलाइज़र को आपस में मिलाया नहीं जाता है, मिक्स नहीं किया जाता है।
लेकिन मिश्रित में मिक्स किया जाता है। डिफरेंस दोनों में समझ आ गया। याद रखिएगा, इन सभी क्वेश्चंस कई बार आपको समझ में नहीं आते हैं, तो अगर आपको ये दोनों डेफिनेशन याद है तो बिल्कुल आप आसानी से इसका राइट आंसर बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन याद रखना कि संयुक्त उर्वरक वे उर्वरक हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, और मिश्रित उर्वरक वे उर्वरक हैं जिनमें क्या होते हैं, 2 उर्वरकों को आपस में मिलाया जाता है, उसे हम बोलते हैं मिश्रित उर्वरक। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लास के साथ ही याद हो गए होंगे, इतना तो लगता है। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि हमें सारे क्वेश्चंस याद हो गए क्लास के साथ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ ये भी ज़रूर बताएं कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट आंसर हुए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कितने का 10 में से 10 निकलते हैं। 10 में से 9 भी अगर आपके निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी निकल रहे हैं, चाहे 5 निकलो, 6 निकलो, 7 निकलो, 8 निकलो, बस ईमानदारी का परिचय देना और डायरेक्ट कमेंट में ज़रूर बताना कितने आपके राइट आंसर हुए। ठीक है, मिलते हैं शाम की क्लास के साथ। जब तक अच्छी से रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, शाम का जो आपकी क्लास रहेगी ये रहेगी हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर का लाइव टेस्ट है, तो उसकी आप तैयारी करके आए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।